हेलो दोस्तों, स्वागत अभिनंदन आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल MK साइंस क्लास पर। तो मेरे दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, हम आपके लिए प्रत्येक दिन सीटेट साइंस पेपर 2 का सेशन लेकर आते हैं। तो बड़े ही शानदार क्वेश्चंस हम लेकर आते हैं। ये वही क्वेश्चंस होते हैं जो आपके प्रीवियस क्वेश्चंस में पहले कभी पूछे गए हैं भैया। तो देख लेना आप एक बार, जिस बच्चे ने पेपर एग्जाम दिया है उसको पता पड़ जाएगा कि हाँ जी, ऐसे ही कुछ क्वेश्चंस आते हैं। तो चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं। जो मेरा भाई चैनल से नया जुड़ा है, गुरु दक्षिणा के तौर पर चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं भाई। फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने देखिए, कहता है कि व्हाट मेक अ रेप्टाइल्स। तो बताइए, रेप्टाइल्स क्या, उसकी प्रवृत्ति जो रेप्टाइल्स को रेप्टाइल्स बनाएगा, क्या एक सरीसृप बनाता है? उसका ठंडा खून, गर्म खून, रेंगना या फिर अंडे देना। देख लीजिए बच्चा, क्या होगा। तो बताइए, जो रेप्टाइल्स की मेन एक क्वालिटी है वो क्या है? जो रेप्टाइल्स कहेगा हाँ ये ओनली ऑन रेप्टाइल्स कर सकते हैं। तो आपको पता होगा, रेप्टाइल्स जो होते हैं, सरीसृप जो होते हैं, इनका एक मेन काम होता है, ये विशेष तौर पर क्या करते हैं, रेप्टाइल्स जो होते हैं रेंग कर चलते हैं, रेंगना। तो यही विशेषता होती है रेप्टाइल्स की। अब देखिए, कहेंगे कि खून ठंडा है, हो सकता है ठंडा खून भी, मान लिया, परंतु ये ठंडा खून जो होता है ये आपका और का भी हो सकता है, जैसे कि फिश का होता है। फिश मतलब क्या होता है, फिशेस जो होती है, फिश जो मछली होती है, उनका भी क्या होता है, खून ठंडा हो सकता है। यदि हम करें वार्म ब्लड, तो वार्म ब्लड जो होगा इनके अंदर भी होगा। आपके मेमल्स का होता है वार्म ब्लड, तो किसका होता है, मेमल्स के अंदर होता है भैया वार्म ब्लड। तो ठीक है, किसके अंदर, मैमल्स के अंदर होता है। स्तनपाई या एप्स के अंदर उड़ने वाले जो जीव होते हैं उनके अंदर होता है। स्तनपाई जीव जो होते हैं, स्तनपाई जीव के अंदर भी होता है आपका वार्म ब्लड। ठीक है, या उड़ने वाले जैसे पक्षी होते हैं सारे, ठीक है, सभी पक्षी होते हैं, उनके अंदर भी होता है क्या, गर्म खून। अंडा देना जो होता है, अंडे तो भाई पक्षी भी देते हैं, जो एप्स होते हैं वो भी अंडे देते हैं। इसके साथ साथ जो होता है भाई, मछलियां होती है, ये भी क्या दे सकती है, मछलियां देती हैं भाई। मछलियां जो होती है ये भी अंडे देती हैं। इसके साथ साथ जो आपके क्या होते हैं, रेप्टाइल्स होते हैं, रेंगने वाले, है ना, रेप्टाइल्स, इसको हम बोलेंगे रेप्टाइल्स, सरीसृप जो होते हैं, ये भी क्या देते हैं, अंडे दे सकते हैं। तो परंतु ध्यान रखिए, इनमें विशेषता मेन क्या है, रेप्टाइल्स को ध्यान रखना, जो रेंगना होगा, जो क्रैलिंग होता है, वो ओनली ऑन कौन से करते हैं भाई, रेप्टाइल्स करते हैं। तो विशेष तौर पर ध्यान रखिए। तो इसका राइट आंसर बनेगा क्या, सी, रेप्टाइल्स जो होता है रेप्टाइल्स बनाता है, क्योंकि सरीसृप सरीसृप बनाने का काम करेगा। ये मेन इसका एक एग्जांपल होता है। चलिए अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं भाई। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, निम्नलिखित में से कौन विटामिन बी कॉम्प्लेक्स का सदस्य नहीं है? तो विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मेंबर ऑफ विटामिन बी कॉम्प्लेक्स? तो भैया थायमिन होगा, राइबोफ्लेविन, फॉलिक एसिड है, या फिर एस्कॉर्बिक एसिड है। देखिए, इसको हिंदी में भी थायमिन बोलेंगे, राइबोफ्लेविन, फॉलिक एसिड या फिर एस्कॉर्बिक एसिड। तो देखिए, विटामिन बी वन का नाम है, तो रासायनिक नाम होता है विटामिन बी वन का कौन सा, थायमिन। ठीक है, जैसे थियामिन लिखा है, थायमिन होता है। राइबोफ्लेविन जो होता है ये विटामिन बी टू का होता है। और फॉलिक एसिड जो होता है ये विटामिन बी 9 या 11 का होता है। इसका पूरा नाम होता है, दो विटामिन होती है 9-11, इनका नाम फॉलिक एसिड हम कह सकते हैं। इसके साथ साथ बच्चा ध्यान रखना है, एस्कॉर्बिक एसिड जो होता है ये तो विटामिन सी का है, विटामिन सी का रासायनिक नाम होता है। तो ध्यान रखिए, यही इसका राइट आंसर होगा। आपको पता है भी विटामिन ये आपकी कौन कौन सी होती है, बी वाला आपको पोर्शन है, B1 होता है, B2 होता है, B3 होती है, B5, B6, B7, B9 और 11, और एक होता है B12। ये विटामिन के पार्ट्स होते हैं। तो इसको हम बोलते हैं, इसका रासायनिक नाम जो होता है इसका नाम होता है थायमिन। क्या नाम होता है, थायमिन नाम होता है। इसका नाम होता है राइबोफ्लोविन। क्या होता है, राइबोफ्लेविन होता है। और इसका नाम होता है तीसरी विटामिन का नाम होता है न्यासिन। और आपकी जो चौथी का नाम नहीं होता, पांचवी का होता है पेंटाथोनिक अम्ल। पेंटाथोनिक पेंटाथोनिक अम्ल होता है, पेंटाथोनिक एसिड होता है। और विटामिन B6 जो होता है इसका होता है पायराडॉक्सिन, पायराडॉक्सिन, इसका पूरा नाम होता है पायराडॉक्सिन। और चलिए, विटामिन B7 जो होता है इसका नाम होता है भाई आपका बायोटिन। क्या होता है, बायोटिन होता है इसका नाम। और 9-11 का होता है, आपका भी बताया था कौन सा, बायोटिन का क्या होता है, फॉलिक अम्ल, फॉलिक एसिड होता है। और बात करते हैं कौन सा, विटामिन B12 का, तो इसका होता है साइनोकोबालामिन। इसका पूरा नाम होता है साइनोकोबालामिन।
तो मेरे दोस्तों ये आपके विटामिन बी के पार्ट्स हैं, पूरे पूरे याद कर लीजिए। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का आंसर होगा कौन सा, डी। डी इसका पार्ट नहीं है बी वाले कॉम्प्लेक्स का, बाकी के सारे सारे भाग होते हैं, क्योंकि विटामिन जो सी होता है उसका रासायनिक नाम क्या होता है, एस्कॉर्बिक एसिड। चलिए आगे तरफ बढ़ते हैं भाई। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, समझिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। भाई कथन सही नहीं है तो बताइए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। तो कौन सा कथन सही नहीं है, देखिए कहता है कि धातुएं अम्ल के साथ क्रिया करके धातु लवण और हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करती हैं। ठीक है जी, ये बात। सामान्यतः धातुएं ऊष्मा और विद्युत की सुचालक होती है। तो सभी को पता है धातुएं जो होती हैं विद्युत का सुचालक है, जैसे कि चांदी हो गया, सॉरी सोना हो गया, चांदी हो गया, तांबा हो गया, लोहा हो गया, सभी ये क्या होती है, धातुएं ऊष्मा की और विद्युत की सुचालक होती है। तो बिल्कुल राइट आंसर हो गया। धात्विक ऑक्साइड अम्लीय प्रकृति के होते हैं, भाई ये बात गलत हो जाती है। कुछ धातुएं पानी के साथ प्रतिक्रिया करके धातु हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करती है। बात भी सही है कि धातु जो तो पानी के साथ रिएक्शन करके या एसिड के साथ रिएक्शन करके हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करती है, बात सही भी होती है, परंतु ये बात क्या है, गलत है। कहते हैं भैया जो आपका मेटेलिक ऑक्साइड होते हैं आर एसिड इन नेचर, तो बच्चा ये बात गलत है, क्योंकि धात्विक ऑक्साइड जो होते हैं ये नेचर में कैसे होते हैं, क्षारीय होते हैं। कैसे होते हैं, कैसे होते हैं, क्षारीय। क्षारीय प्रकृति के होते हैं। हम ये कह सकते हैं ये कैसी प्रकृति के होते हैं, बेसिक इन नेचर। ठीक है, बेसिक इन नेचर, नेचर में कैसे होते हैं, ये क्षारीय होते हैं। तो इसका राइट आंसर बनेगा मेरे दोस्तों क्या, सी इसका राइट आंसर बनता है। बाकी के जो है वो बात वही क्या है, सारे के सारे पॉइंट सही हैं, परंतु बाकी का जो सी पॉइंट है गलत है, क्योंकि धातु ऑक्साइड जो होते हैं कैसी प्रकृति के होते हैं, ये आपके होते हैं बेसिक इन बेसिक होते हैं नेचर में। ठीक है जी, चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। कलरफुल पार्ट्स ऑफ अ फ्लावर इज कॉल्ड, जो कलरफुल पार्ट होता है फूल का, बाकी वो पंखुड़ियां ही होती हैं, तो बच्चा कौन सा होता है, फूल के रंगीन भाग को क्या कहते हैं, पराग, शुक्राणु, कैलिकस होता है या फिर कोई नहीं। बताइए क्या राइट आंसर रहेगा मेरे दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 4 का जवाब दीजिए, देखते हैं आपका क्या जवाब आता है। थोड़ा टिपिकल क्वेश्चन है, बताइए क्या राइट आंसर होगा। चलिए तो बच्चा राइट आंसर क्या होगा, इसके अंदर कोई नहीं है, क्योंकि जो कोरोला होता है, ठीक है जी, कोरोला जो होता है ये आपका क्या होता है, कलरफुल पार्ट होता है, ये पत्तियां होती हैं, पंखुड़ियां होती हैं, तो कलर या रंग वाला भाग होता है कोरोला। ठीक है जी, इसका राइट आंसर बनेगा कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं होता है। ठीक है, तो फूल का रंगीन भाग है, इनमें से कोई नहीं, कोरोला होता है वैसे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं भाई। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, हेपेटाइटिस इज अ जनरल टर्म फॉर अ डिसीज दैट इज कॉज्ड बाय। हेपेटाइटिस एक बीमारी के लिए एक सामान्य शब्द है जो निम्नलिखित के कारण होता है। भाई किसके कारण फैलता है, वायरस मतलब विषाणु से फैलता है, बैक्टीरिया जीवाणु से, पैरासाइट्स परजीवी से, या ऑल ऑफ द अबव। तो आपको पता होगा हेपेटाइटिस जो बीमारी होती है ये आपकी वायरल डिसीज है, ये वायरस से होती है मेरे दोस्तों। तो वायरस से फैलने वाली जो बीमारी है वो कौन सा होता है, हेपेटाइटिस। ये कई प्रकार का हेपेटाइटिस होता है, ए होता है, बी होता है, सी होता है, ये कई प्रकार का क्या होता है आपका हेपेटाइटिस होता है, विशेष तौर पर ध्यान रखिए। चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने है, क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित में से कौन सा उन पदार्थों का समूह है जो प्रकृति में क्षारीय हैं। भैया आपको बेसिक प्रवृत्ति का बताना है, बेस जो बेस पाए जाएंगे, इसका मतलब जो टेस्ट में कैसे होना चाहिए आप ध्यान रखिए, टेस्ट में कड़वा और चिपचिपा होना चाहिए, तो वो सभी क्षार होते हैं। ठीक है, तो क्षारीय प्रकृति के बताने विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ सेट ऑफ सब्सटेंस दैट आर बेसिक इन नेचर। तो बताए भाई क्या राइट आंसर बनेगा। देखिए मेरे बच्चों, टूथपेस्ट हम कह सकते हैं, टूथपेस्ट का पीएच मान 7.7 होता है, मान लिया क्षारीय है। शैम्पू भी क्षारीय है ना, ये भी क्षारीय है, हम कह सकते हैं शैम्पू भी, क्योंकि ये एज ए साबुन की तरह होता है। तो साबुन आपका क्या होता है, NaOH जो होता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये साबुन है जो है आपका क्षारीय होता है। बेकिंग सोडा भी हम कह सकते हैं, परंतु सिरका दोस्तों, सिरका तो भाई आपका एसिड है, तो ये बात तो गलत हो गई, क्योंकि अम्ल जो होता है, अम्ल का पीएच मान, सिरका का जो पीएच मान होता है, ठीक है, वो कितना होता है आपका, लगभग 2 पॉइंट कितना होता है मेरे दोस्तों, 8 के आसपास होता है। किसका, सिरके का पीएच मान। तो ये तो नहीं है भाई अम्ल हो गया, क्योंकि जिसकी पीएच वैल्यू 7 से कम होगी वो आपका क्या होगा, अम्ल होगा। विंडो क्लीनर, ठीक है जी, दही, ठीक है, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया या नींबू रस, देखिए नींबू रस आ गया, ये भी भैया इसका नींबू का जो पीएच मान होता है वो होता है 2.2, तो ये भी क्या होगा मेरे बच्चों, ये भी अम्ल इसमें आ गया। वो क्षारीय प्रकृति पूछ रहा है। कैलेमाइन लोशन, ठीक है जी, मान लिया। शैम्पू भी हो गया। टूथपेस्ट में 7.7 होता है, ये भी मान लिया हमने, ठीक है जी। विंडो क्लीनर, ये बात मान लिया। आगे और देख लीजिए, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, एल्कोहल,
एल्कोहल हो गया, नींबू का रस, एल्कोहल का पीएच मान जो होता है बेटा शराब का कितना होता है 2.2 के 2.4 के आसपास। नींबू का पीएच मान जो होता है, नींबू का पीएच मान कितना होता है, नींबू का 2.2 होता है। भुजा हुआ चूना। तो मेरे बच्चा इसमें क्या होगा, ये तो भैया अल्कोहल हो गया, तो ये आपका अम्ल बन गया, यहाँ भी अम्ल बन गया। तो बच्चा इसका राइट आंसर जो बनेगा वो राइट आंसर बनेगा सी। ये सभी क्या हैं, सभी क्षार हैं। क्षार का मतलब ये सभी क्या हैं, बेस हैं। तो विशेष तौर पर ध्यान रखिए, बेस ही पूछ रहा था, निम्नलिखित में से कौन सा समूह जो होगा वो प्रकृति में कैसा होगा, क्षारीय होना चाहिए। तो कैलेमाइन लोशन, शैम्पू और टूथपेस्ट और भैया विंडो क्लीनर, ये सभी क्या होते हैं, क्षार होते हैं। इसका राइट आंसर बनेगा भाई। जिसको पीएच वैल्यू पता होगी तो इन चीज़ों से वो कर सकता है। यदि जब आपको पीएच वैल्यू के बारे में नहीं पता है, एसिड बेस के बारे में नहीं पता है, तो आप जा करके देख सकते हैं, पूरी की पूरी वीडियो पड़ी हुई है एसिड एंड बेस की, वहाँ पर आप MK साइंस क्लासेस पर ही, तो वहाँ आपको पूरा समझ में आ जाएगा भाई। चलिए अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं भाई। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए क्या कहता है, निम्नलिखित कथनों को ध्यानपूर्वक पढ़ें और सही विकल्प चुनना है। अभिकथन में क्या कह रहा है, अभिकथन ए में पिघलने पर सभी ठोस पदार्थों का आयतन बढ़ जाता है। सही बात है भाई साहब। यदि आप क्या करेंगे, किसी ठोस पदार्थ, किसी को ठोस को आप क्या करते हैं, गर्म करते हैं तो हीट होता है, पिघलता तो आयतन बढ़ेगा, सीधी सी बात है ना। उसके बाद कह रहा है कि पिघलने पर ठोस पदार्थों से युक्त परमाणुओं का आकार बढ़ जाता है। तो बताएं भैया, ए और आर दोनों सत्य हैं और आर ए का सही स्पष्टीकरण करता है। ए और आर दोनों सत्य हैं लेकिन आर ए का सही स्पष्टीकरण नहीं करता है। ए सत्य है और बी गलत है। ए और आर दोनों गलत है। बताइए क्या राइट आंसर बनेगा, सोच समझ के बताना है राइट आंसर भाई। चलें जी, चलिए मेरे बच्चों देखिए, आपको पता है ये वाला पॉइंट जो है ये बिल्कुल सही बनता है, क्योंकि जो पिघलने पर सभी वस्तु का ठोस पदार्थों का आयतन बढ़ जाता है, ये बात सही है। पॉइंट नंबर 2 देखिए, पिघलने पर ठोस पदार्थों से युक्त परमाणुओं का आकार, ऐसा थोड़ी नहीं है भाई आपने गर्म कर दिया तो परमाणु का आकार बढ़ जाएगा। हाँ ये कह सकते हैं हम, भैया कोई भी ठोस चीज है उसके आपके परमाणु छोटे छोटे कण हैं, वो आपस में यहाँ पर है, आपने गर्म किया तो ऐसा हो सकता है कि ये स्पेस इनके बीच में दूर दूर हो जाएगा, इतने दूर दूर चले जाएंगे, ये हो सकता है। ये दूर बढ़ गया तो आयतन बढ़ जाएगा, सीधी सी बात है। परंतु ऐसा थोड़ी नहीं है जो मॉलिक्यूल्स है ये बड़ा हो जाएगा, ये मॉलिक्यूल्स कभी बड़ा नहीं होगा, ये मॉलिक्यूल्स बड़ा नहीं होगा, तो ये बात गलत सिद्ध होती है। ये कह देते हैं ना, पिघलने पर ठोस पदार्थों के बीच का जो आकार होता है, बीच का जो आपका स्पेस है वो बढ़ जाता तो ठीक होता, परंतु परमाणुओं का कह रहा है एटम का, तो ये एटम का आकार नहीं बढ़ता है, ध्यान रखना, तो फिक्स रहेगा, ये बात गलत सिद्ध होती है। तो देख लीजिए ए सत्य है परंतु बी क्या हो जाता है मेरे बच्चों, ए इज ट्रू, ए सत्य है परंतु बट बेटा जो आपका कौन सा होगा, आर इज फॉल्स। ध्यान रखिए इसमें ए सत्य है और आर वाला गलत होता है, ये वाला गलत है। चलिए आगे तरफ बढ़ते हैं भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, कहता है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच। करेक्टली मैच नहीं होता, बताना निम्नलिखित में से कौन सा सही ढंग से मेल नहीं खाता है। क्षय रोग जो होता है फेफड़ों को प्रभावित करेगा, फाइलेरिया लिम्फ नोड्स को प्रभावित करेगा, इंसेफ्लाइटिस जो होता है हार्ट को प्रभावित करेगा, और लुकेमिया रक्त कोशिका को प्रभावित करेंगे। बताइए। तो मेरे दोस्तों आपको पता है इसके अंदर क्या राइट आंसर होगा, बताइए। देखिए आपको बताएं, क्षय रोग जो होगा बिल्कुल राइट आंसर है। क्षय रोग भैया जो आपका टीबी होता है फेफड़ों को प्रभावित करेगा, लंग्स को प्रभावित करता है। फाइलेरिया ऐसी बीमारी होती है जो लिम्फ नोड्स को बिल्कुल प्रभावित करेगी। और लुकेमिया जो है, लुकेमिया जो होता है आपने सुना होगा, हम किसको ब्लड कैंसर भी कह सकते हैं। ब्लड कैंसर किसके अंदर होता है, सेल्स के अंदर ही होता है, ध्यान रखना, रक्त कोशिका को प्रभावित करेगा। इसका राइट आंसर होगा भाई एंसेफ्लाइटिस जो होता है हार्ट को प्रभावित करेगा। ये बात गलत है, क्योंकि एंसेफ्लाइटिस तो एंसीफेनोलॉजी आपने सुना होगा, कभी ये शब्द आपने सुना है, एंसीफेनोलॉजी। एंसीफेनोलॉजी का तो मतलब होता है आपका ब्रेन का अध्ययन, ब्रेन की स्टडी होती है, ब्रेन का अध्ययन। तो भैया ये तो ब्रेन से संबंधित है एंसीफेनोलॉजी। और एंसीफ्लाइटिस जो है भैया ये तो आपकी बीमारी होती है, ये बीमारी जिसके पीछे टिस लगा होता है, जैसे मेनिंजाइटिस होता है, एंसीफ्लाइटिस होता है, ब्रोंकाइटिस होता है, ये सारी जिसके पीछे टिस लगा होता है। तो मेरे बच्चा वो सभी क्या होती है, बीमारियां होती हैं। तो एंसीफ्लाइटिस जो है ब्रेन से संबंधित है, ये हार्ट से संबंधित नहीं होता है, तो ये वाली बात गलत होती है। एंसेफ्लाइटिस ये कह रहा है हार्ट, परंतु ये बात गलत है, यहाँ पर होना चाहिए था क्या, ब्रेन, तो बात ठीक होती, अब गलत सिद्ध होता है। यही पूछा है गलत कौन सा है इसमें से, मेजर नहीं खाता। चलिए अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं भाई। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, द एनर्जी फॉर्म ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। बताइए प्रकाश संश्लेषण के दौरान निकलने वाली ऊर्जा में संग्रहित होती है। तो क्या रहता है भाई, फोटोसिंथेसिस प्रोसेस होती है तो उसमें कौन सी एनर्जी स्टोर रहती है, संग्रहित रहती है। तो ये कह रहा है ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस एनर्जी फॉर्म बनती है। तो एटीपी या NDPH2
या फिर आपका ग्लूकोज बनता है, फ्रक्टोज बनता है, ग्लाइकोजन बनता है, स्टार्च बनता है, सेलुलोज बनता है। बताइए। देखिए कुछ चीजें होती हैं इसमें आपको पता है कुछ भी नहीं मिल रहा, तो ये तो आपको मिल ही रहा है एटीपी। आपको पता है एनर्जी इसके फॉर्म में बनेगी, जिसको हम बोलते हैं एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। ठीक है जी, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट होती है, जिसको हम एनर्जी कॉइन बोलते हैं। एनर्जी कॉइन, ऊर्जा के सिक्के यही होते हैं। तो बच्चा राइट आंसर बनेगा एटीपी एंड NADPH जो होता है, बिल्कुल राइट आंसर होगा। प्रकाश संश्लेषण के दौरान निकलने वाली ऊर्जा खालिस्तान के रूप में संग्रहित रहती है, एटीपी के रूप में स्टोर करके रखते हैं। जब जब एनर्जी की अवस्था होती है तो एटीपी के सिक्के आपके यूज होते रहते हैं। मनुष्य के अंदर आपने देखा हो एरोबिक श्वसन जब होता है तो उसमें क्या होता है, 36 एटीपी बनते हैं। जब एटीपी खत्म हो जाता है, एनर्जी खत्म होगी, दोबारा आप खाना खाओगे और एनर्जी स्टोर होगी। हमारी सेल्स के अंदर किसमें आपकी एनर्जी स्टोर होती है, सेल्स के अंदर। चलिए, सेल्स के किसके भाग में, माइटोकॉन्ड्रिया में। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, निम्नलिखित में से किस कवक को आमतौर पर ब्रेड मोल्ड के रूप में जाना जाता है। ब्रेड मोल्ड मतलब एक कवक का रूप है, कवक किसका है, कवक का रूप होता है। तो ब्रेड मोल्ड के रूप में कैसे जाना जाता है, एस्परजिलस होता है, ठीक है, या फिर आपको पेनिसिलियम होता है, या फिर आपका सिंथेटिसियम होता है, या फिर राइजोप्स होता है। बताइए क्या राइट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 10 का। अच्छा क्वेश्चन है भाई, बताइए। बिल्कुल ये वही क्वेश्चन हैं जो प्रीवियस पेपर में आए हुए क्वेश्चन है भाई। चलिए, तो राइट आंसर होगा मेरे बच्चों क्या, क्वेश्चन नंबर का जवाब होगा डी। क्या राइट आंसर होगा, डी। राइजोप्स जो होता है ये क्या होता है, जो कवक आमतौर पर ब्रेड मोल्ड के रूप में यूज किया जाता है, बिल्कुल यही होता है। कौन सा, राइजोप्स, इसका राइट आंसर बनेगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं भाई। क्वेश्चन आता है आपका, आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट्स फ्रॉम द फॉलोइंग। निम्नलिखित में से सही कथन पहचानिए। तो कहता है भैया उत्तल दर्पण सदैव वास्तविक प्रतिबिंब बनाता है। अच्छा जी। उसके बाद अवतल दर्पण सदैव आभासी प्रतिबिंब बनाता है। चलिए, उसके बाद ऑप्शन नंबर सी, अवतल लेंस सदैव वास्तविक प्रतिबिंब बनाता है। नेक्स्ट, उत्तल लेंस वास्तविक तथा आभासी प्रतिबिंब बना सकता है। बताइए क्या राइट आंसर बनेगा, बताइए दोस्तों। तो सही कथन बताना है इसमें। तो ये बात बिल्कुल सही होती है कि जो आपका उत्तल लेंस होता है, मतलब कॉन्वेक्स लेंस जो है, ये क्या बनाता है भाई, आपका वास्तविक और आभासी प्रतिबिंब बनाता है। बिल्कुल ये बात सही है कि रियल बनाता है, परंतु कैसे बनाता है, वर्चुअल इमेज बनाता है। इसका ऑप्शन नंबर डी सही है कथन। बाकी कथन क्या होते हैं, गलत सिद्ध होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं भाई। क्वेश्चन नंबर 12 कहता है, एक स्कूली बच्ची को कमजोरी और मसूड़ों से खून आने की शिकायत है। निम्नलिखित में से किसका सेवन बढ़ाना या शामिल करना पड़ेगा जिससे उसको सहायता मिल सके। बताइए। आ स्कूल चाइल्ड कंप्लेन्स ऑफ वीकनेस एंड ब्लीडिंग गम्स एनहांसिंग इंक्लूडिंग द इनटेक ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी हेल्प टू हिम। तो क्या खिला करके उसकी हेल्प कर सकते हैं हम, जिससे उसके मसूड़ों में से खून आना बंद हो जाए। तो चावल, आंवला, दूध या गुड़, किसकी कमी से आ रहा है पहले ये समझिए। तो आपको पता है मसूड़ों से खून आना, मसूड़ों से जब खून आना होता है, कमी होती है विटामिन सी की। किसकी कमी होती है, विटामिन सी की कमी होती है। ठीक है दोस्तों, विटामिन सी की कमी होगी। और विटामिन सी जो मिलता है वो किससे मिलता है, खट्टे पदार्थों से, जैसे कि आंवला हो गया, नींबू हो गया, आंवला, नींबू, संतरा, आंवला, नींबू, संतरा, मौसमी, किन्नू, ठीक है जी, मौसमी, ये सभी जो होते हैं ये आपके क्या करते हैं, आपके विटामिन सी की कमी को पूरा करते हैं। तो बच्चा देख लीजिए, चावल, आंवला, दूध, गुड़। तो राइट आंसर क्या बनेगा, आंवला, उसको खिलाना पड़ेगा, आंवला। ठीक है, आंवला आप उसको खिलाएंगे तो उसके मसूड़ों से खून आना बंद होगा, क्योंकि उसको विटामिन सी की कमी हुई है, जिसकी वजह से उसके मसूड़ों में खून आ रहा है और कमजोरी हो रही है। चलिए, पता है ना, चावल से आपको कार्बोहाइड्रेट्स मिलेगा। चावल से क्या मिलेगा, कार्बोहाइड्रेट, चावल से कार्बोहाइड्रेट मिलता है, ध्यान रखिए। दूध से आपका प्रोटीन मिलेगा, ठीक है जी। और गुड़ से क्या मिलेगा मेरे बच्चों, गुड़ से भी क्या मिल सकता है आपको, कार्बोहाइड्रेट्स मिलेगा और आयरन मिलेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं भाई। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट यूज एज अ फूड प्रिजर्वेटिव, मतलब भोजन की रोकथाम के लिए किसका यूज नहीं किया जाता। निम्नलिखित में से किसका उपयोग खाद्य परिरक्षक के रूप में नहीं किया जा सकता है। तो सोडियम मेटा बाइसल्फेट, या फिर आपका सोडियम बेंजोएट, या सोडियम क्लोराइड, या फिर सोडियम हाइड्रोक्साइड। बताइए क्या राइट आंसर बनेगा, इनमें से कौन सा प्रयोग खाद्य परिरक्षक के रूप में किया जा सकता है। ये बात बिल्कुल सही है, सोडियम बेंजोएट तो सबका यूज करते हैं, सोडियम क्लोराइड बिल्कुल सही है, NaCl का भी यूज हम कर सकते हैं, नमक जो होता है ना, सोडियम बेंजोएट का यूज कर सकते हैं, मेटा बाइसल्फेट का यूज करते हैं। राइट आंसर बनेगा सोडियम हाइड्रोक्साइड, मतलब सोडियम हाइड्रोक्साइड जो होगा
इसका यूज हम फूड प्रिजर्वेटिव के रूप में यूज नहीं करते हैं। बिल्कुल राइट आंसर बनता है क्वेश्चन नंबर डी। ठीक है जी, क्वेश्चन नंबर भैया 13 का जवाब होगा डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं भाई। क्वेश्चन नंबर 14 है, पानी का एक नमूना सामान्य तापमान और दाब पर 102 डिग्री सेल्सियस पर उबलता है। कितना बेटा, वैसे तो पानी जो उबलता है 100 डिग्री सेल्सियस पर उबलता है, परंतु नॉर्मल कहना चाह रहा है भैया। तो इसमें क्या है, तापमान और दबाव पर 102 डिग्री सेल्सियस पर उबलता है। तो इसके हिमांक के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? तो सीधी सी बात है, ये पॉइंट बढ़ रहा है तो ये वाला पॉइंट क्या होना चाहिए, घटना चाहिए। तो देखिए यह 0 डिग्री सेल्सियस नीचे जम जाएगा, यह जमेगा नहीं, इट विल नॉट फ्रीज। यह 0 डिग्री सेल्सियस से ऊपर जम जाएगा, ठीक है। या फिर आपका एक पॉइंट और है, यह 0 डिग्री सेल्सियस पर जम जाएगा। बताइए क्या राइट आंसर बनेगा भाई? आपको पता है जब आपका ऊपर वाला पॉइंट 100 डिग्री सेल्सियस से कितना हो रहा है, 102 डिग्री सेल्सियस हो रहा है, और जब आपको पता है फ्रीजिंग वाला पॉइंट है, तो ये 0 डिग्री सेल्सियस पर बर्फ जमती है, तो नीचे वाला क्या होगा, पॉइंट क्या होगा, घटेगा। ये वाला बढ़ेगा तो ये घटेगा। तो देख लीजिए यह 0 डिग्री सेल्सियस से नीचे जम जाएगा। तो बिल्कुल राइट आंसर बनेगा भाई इसका कौन सा, ए वाला राइट आंसर बिल्कुल सही है और सटीक है। चलिए, क्योंकि ये आपका टेम्परेचर क्या होता है, बढ़ रहा है, 102 डिग्री सेल्सियस पर पानी उबल रहा है ना। 100 पे होता तो 100 पे कितना होता है बेटा, 100 डिग्री सेल्सियस पर क्या होता है आपका, वो पानी उबल करके वाष्प बन जाता है, और जो 0 डिग्री सेल्सियस पर क्या हो जाता है, पानी जम जाता है। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, विभिन्न कृषि प्रक्रियाओं के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है ना। तो कौन सा कथन सही होगा? सबसे पहले भाई क्या है, जुताई से पहले बुआई की जाती है। जुताई से पहले बुआई कैसे की जा सकती है, तो बात गलत सिद्ध होती है ना। तो जुताई से पहले कौन बुआई करता है? पहले तो जुताई करनी पड़ेगी ना, फिर बुआई होगी। और कटाई से पहले विनोइंग, ना जी, कटाई से पहले विनोइंग कहाँ होती है? विनोइंग का मतलब होता है किसी चीज को बीनना जो होता है, हम ये कह सकते हैं। तो ये बात भी गलत हो गया। थ्रेसिंग के बाद जुताई की जाती है। चलिए, थ्रेसिंग के बाद जुताई की जाती है, एक और पूछ रहा है, सही कथन बताना है। और कटाई के बाद प्रेसिंग की जाती है। बताइए मेरा बच्चा, थ्रेसिंग के बाद हार्वेस्टिंग की जाती है। क्या राइट आंसर बनेगा, मुझे बताइए इसका राइट आंसर क्या है? थ्रेसिंग करेंगे, थ्रेसिंग के बाद क्या किया जाता है बेटा, जुताई की जाती है। सही कथन बताइए, कटाई से पहले विनोइंग की जाती है। ये तो बात गलत होगी, ये दोनों बात सही गलत हैं, ठीक है। तो क्या होगा, इसका राइट आंसर होगा थ्रेसिंग। जब करेंगे, थ्रेसिंग के बाद क्या हो जाती है मेरे बच्चों, उसके बाद क्या करेंगे, जुताई करेंगे। सही बात है, ये बात तो सही हो सकती है, या कटाई के बाद प्रोसेसिंग करते हैं। ये आप क्वेश्चन कमेंट के अंदर बताएंगे क्या इसका राइट आंसर होगा। चलिए मेरे बच्चों, आपका 15 क्वेश्चन हमने कराए हैं, आपको बड़े शानदार क्वेश्चन थे। तो सभी बच्चे प्रत्येक दिन क्लास से जुड़िए और बहुत शानदार तरीके से चीज़ों को पढ़िए। चलते हैं, आज क्लास को यही प्रोग्राम देते हैं। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपने परिवार का ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।